नए चैप्टर पे आ चुके हैं। वोल्टेज यानी विभव के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर जिसका नाम है संधारित्र एवं परावैद्युत, यह एक चैप्टर है जिसमें हम लोग को संधारित्र और परावैद्युत के बारे में पढ़ना होगा। खास चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो हमारे कॉन्सेप्ट को बना दे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। फालतू के डेफिनेशन वगैरह मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप देख सकते हैं, किताबों खोल कर देख सकते हैं। हमें मेन इंपॉर्टेंट फोकस करना है डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन आ गया और न्यूमेरिकल लगाना आ गया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो उसी बेसिस पे मैं आगे बढ़ता हूँ और ये हमारा मित्तल के किताब से शायद ये तीसरा या चौथा चैप्टर होगा, मुझे याद नहीं है, ये चौथा ही मान लेते हैं। 4th चैप्टर है, 1, 2, 3 और 4, चौथा चैप्टर चल रहा है। तो संधारित्र और परावैद्युत, संधारित्र को इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब परावैद्युत को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक यानी इसमें स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को यहाँ तक पहुंचने के लिए हम छोटी छोटी चीजों से उठकर यहाँ तक आएंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट है वो दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग जानिए कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, उससे पहले आप चालक जान जाइए क्या होता है। तो आपको पता है कि पदार्थ में दो प्रकार होते हैं, एक चालक होता है और एक परावैद्युत होता है। अभी फिलहाल के लिए, बाद में हम आपको अर्धचालक बताएंगे, अभी आपको जो जानना है वो देखिए। कंडक्टर, चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं, चालक। बाकी परिभाषा आप बना सकते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिसमें करंट फ्लो होता है, ये भी आप कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक। ओके, मुक्त आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर भी तो आवेश ही होता है, ऋण आवेश। इसी तरह से एक होता है आपका परावैद्युत, जिसको अचालक भी बोला जाता है। परावैद्युत या फिर हम कहें इसको अचालक, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, इस पर स्थिर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। देखो भाई, चालक पे आप स्थिर आवेश नहीं ला सकते क्योंकि वो आवेश गतिमान हो जाएगा। तो हम परावैद्युत पदार्थ पर स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें स्थिर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इन पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। जैसे कागज हो गया, है ना, रबड़ हो गया, मोम हो गया, ये सभी पदार्थ हमारे क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। अब आप कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे मुक्त आवेश और बद्ध आवेश, देखो ये कंसेप्ट है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश, मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, इसे समझ लीजिए। मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज होता क्या है, यानी कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बनता है। पदार्थ जो होता है अणु से बनता है, अणु जो होता है परमाणु से बनता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो उस परमाणु में एक बीच का धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये कुछ कक्षाओं में समझिए इस बात को, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में, कुछ इसके बाहरी कक्षा में होते हैं। ये आप समझिए इस चीज को। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से बनता है। कण जो होते हैं अणु से बनते हैं, अणु जो होता है परमाणु से बनते हैं, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो बीच का भाग है इसको प्रोटॉन या नाभिक भी कहते हैं। इसमें प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, या सीधे सीधे हम नाभिक बोल देते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इलेक्ट्रॉन है,
जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास होता है, नाभिक के बहुत पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास होता है वह नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, बंधा होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक यानी मजबूती से बंधा होता है। यहाँ आकर्षण बल ज्यादा, खिंचाव ज्यादा है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होता है, जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये नाभिक से बहुत दूर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से, ये जो है बीच का नाभिक है, इस नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है यह नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा नहीं होता है। दृढ़तापूर्वक मतलब मजबूती से इस पे बल नहीं लगता, आकर्षण बल नहीं लगता है, जिससे अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिली, बाहर से कहीं से ऊर्जा मिली तो ये अपनी कक्षा को छोड़ के क्या होता है, बाहर निकल जाता है और अनियमित रूप से गति करने लगता है। इसको बाहर से ऊर्जा मिला, ये ऊर्जा को अवशोषित किया और इस कक्षा को छोड़ के क्या कर दिया, बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है यह अनियमित रूप से गति करने लगता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर मुक्त आवेश भी बोल सकते हैं। इन पर जो उपस्थित आवेश होता है उसको हम मुक्त आवेश भी कह सकते हैं। और ये जो नाभिक के पास है ये बाहर नहीं निकल पाता, जो इस नाभिक से बंधा रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर बद्ध आवेश भी बोला जा सकता है। इस पर जो आवेश होगा उसको हम लोग बद्ध आवेश कह सकते हैं। ये रहा इसका कंसेप्ट। एक बार देख लीजिए कि जो पदार्थ में परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है वो नाभिक से मजबूती से बंधा नहीं होता। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिलती है, बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह ऊर्जा को लेकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बाहर निकले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस पर जो आवेश होता है उसे हम लोग मुक्त आवेश कहते हैं। ये बात समझ आए? ओके। ये बाहर कैसे निकलता है? जैसे कि मान लीजिए हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको हमने सिल्क के कपड़े पर रगड़ा, रगड़ने से क्या होता है, घर्षण बल से ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पदार्थ से निकलता है दूसरे पदार्थ में एंट्री मार देता है। तो इसी से ना प्लस माइनस बनता है जो पहला लेसन था। तो ये बाहर निकलना, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो किसी पे जाके स्थिर होते हैं तो स्थिर आवेश बनाते हैं। तो धन आवेश, ऋण आवेश हमने Q बराबर NE आवेश का क्वांटीकरण वगैरह हमने सीखा है, वही चीज यहाँ पे बताया। ये सिंपल सा चीज था जिसको हमने कहा। अब हम चाहते हैं बहुत सारा आवेश इकट्ठा करना। क्या करना? आवेश को इकट्ठा करना। अब देखो उससे फायदा क्या है, बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं जैसे बैटरी वगैरह। तो हम लोग आवेश को इकट्ठा करेंगे यानी धारिता के बारे में जानेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कैपेसिटी, या हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस। देखो तो धारिता, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ANC, ठीक है। जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो वो उसको इकट्ठा करे, मान लीजिए, तो किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी चालक के द्वारा जो होता है आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसका जो मेजरमेंट करते हैं, उसका माप ही हमारा क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। यानी किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश के संग्रहण की, आवेश के इकट्ठा करने की, इकट्ठा संग्रहण भी बोल सकते हैं, इकट्ठा करने की क्षमता उस पदार्थ की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ओके, धारिता, इसे C से दिखाएंगे। अब जानते हो क्या होता है ना कि जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका वोल्टेज बढ़ता है। उसका वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है। एक विद्युतदर्शी आता है, अभी हम आगे उसको बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो जब किसी पदार्थ को हम लोग आवेश देते हैं तो उसकी वोल्टेज क्या होती है? बढ़ती है। यानी किसी पदार्थ पर आवेश बढ़ने से
उसका विभव बढ़ता है, यानी ये अनुक्रमानुपाती हो गया। पदार्थ को दिया जाने वाला आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाइए तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा। यह नियतांक उस पदार्थ की धारिता यानी कि C होती है, जहां C एक क्या है, C एक नियतांक है। C क्या है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और यहां से एक कंसेप्ट मिला C का, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। पहला फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है। और इसका वीमा क्या होगा, वीमा आप निकालिएगा M-1 L-2 T4 A2, ये वीमा आप याद रखिएगा। ठीक है, निकालना आप निकाल सकते हो, आवेश की विमा और इसकी विमा। जब आवेश का रखेंगे AT रख देंगे, और इसका क्या होता है Ml2T-2 कुछ होता है ना, उसको रख लीजिएगा, बस निकल जाएगा जूल पर कूलाम से। ठीक है, जूल पर कूलाम से। ओके, तो ये हमारा इतना आएगा। धारिता किससे दिखाते हैं, C से। आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, बस मेन पॉइंट ये है। धारिता क्या होती है, चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता होती है, अर्थात Q बराबर CV, C बराबर Q बटा V। अच्छा, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर हम इसको नाम देते हैं फैराडे यानी फैरड, F से दिखाएंगे। क्या बोलते हैं, फैरड, F से, यानी कूलाम प्रति वोल्ट ना लिख के डायरेक्टली हम लोग F का यूज करेंगे यानी फैरड। ओके, यह धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ओके, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि C बराबर होता है Q अपॉन V। अब मैं कुछ देर के लिए कहूं कि अगर मैं Q की जगह 1 कूलाम बोल दूं, कितना बोल दूं, 1 कूलाम, और V की जगह मैं बोल दूं 1 वोल्ट, कितना, 1 वोल्ट, तब बताइए C बराबर 1/1, यानी कि C बराबर बन जाएगा 1/1, यानी 1 लिख सकता हूं, 1 कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकता हूं, या फिर हम इसको कह सकते हैं C बराबर 1 फैराड, 1 फैराड। सिंपली हम लोग C बराबर 1 F लिख सकता हूं, यानी परिभाषा बन गया। परिभाषा ये बना कि 1 फैराड की परिभाषा, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 फैराड जो होता है किसी चालक की वह धारिता होती है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होती है। यानी किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश दो, किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश दो, कितना, 1 कूलाम। अब इस पदार्थ को हमने 1 कूलाम आवेश दिया और देखा कि इसके जो विभव में वृद्धि हुआ है, यानी जो वोल्टेज बढ़ा है वो 1 वोल्ट बढ़ा है, तो इसका मतलब कि हमने चालक को जितनी भी आवेश दिया है वो कितना है, तो इस चालक की जो धारिता निकल के आएगी वो कितनी है, 1 फैराड है। कितनी है, 1 फैराड। यानी किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पे अगर उसके वोल्टेज में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो समझिए कि उस चालक की जो धारिता है वह 1 फैराड है। तो इसको हम लिखवा देते हैं यहाँ पे कि 1 फैराड की परिभाषा क्या है, 1 फैराड या फैराड दोनों में से कुछ भी। तो 1 फैराड उस चालक की धारिता होती है, 1 फैराड उस चालक की धारिता होती है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा है। उस चालक की धारिता होती है, धारिता होती है जो उस चालक को कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितने का परिवर्तन हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो या परिवर्तन हो, की वृद्धि होता है। भाई 1 कूलाम आवेश दिया और 1 वोल्ट का वृद्धि होता है तो धारिता कितनी है, 1 फैराड। 1 कूलाम आवेश दिया, 1 वोल्ट की वृद्धि हुई तो धारिता चालक की कितनी है, 1 फैराड।
समझे बात को? ओके, ये चीज हमारा फैराडे की डेफिनेशन है। फैराडे, इसी तरह से हम लोग का माइक्रो फैराड अगर कहीं मिल गया, मान लीजिए 1 माइक्रो फैराड, माइक्रो का मतलब हम आपको बता चुके हैं 10⁻⁻⁶ फैराड। इसी तरह से माइक्रो फैराड जिसको हम लोग पीको फैराड भी बोलते हैं, पीको फैराड कहते हैं, या फिर इसको माइक्रो, 2 बार माइक्रो तो 12 नहीं हो जाएगा, 6×6 = 12, इसलिए यहाँ पे 10⁻12 फैराड भी ये चीजें यूज होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। पीको फैराड या माइक्रो फैराड दोनों बात एक ही है, आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, तो फैराडे कहाँ से आया? हमारा ये फैराडे बना था इस धारिता से, यानी किसी पदार्थ के आवेश के ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पदार्थ की धारिता कहलाती है। इसे C से दिखाते हैं, C = Q/V। ऊपर हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिया चालक का, परावैद्युत का, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग धारिता के बारे में और पढ़ेंगे। फिलहाल ये यहीं तक।